हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए हिंदी ग्रामर का एक न्यू टॉपिक लाए हैं और टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी लोगों को काफी सारे डाउट्स होते हैं। यहाँ तक कि उनको तो ये भी नहीं पता कि उच्चारण स्थान होता क्या है, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आई श्योर कि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक उच्चारण स्थान। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं। जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते, उच्चारण अर्थात बोलना, कि जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो जो श्वास वायु होती है वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से जरूर टकराती है, और जिस भाग से वो टकराती है उस भाग में वो थोड़ा कंपन पैदा कर देती है। ठीक है, तो जहां वायु टकराती है और टकराकर वो रुक जाती है, अर्थात वो वायु वहां पर पूरी हो जाती है। तो जहां वायु रुक जाती है तो उस स्थान को हम क्या कह देते हैं? उच्चारण स्थान। अर्थात कौन सा वर्ण किस जगह से बोला जा रहा है। मुंह के अंदर बहुत सारे भाग हैं, तो कौन सा वर्ण किस जगह से बोला जा रहा है, जीभ हमारी किस जगह को स्पर्श कर रही है, वही क्या होंगे? हमारे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो हमारे उच्चारण स्थान देखिए कौन कौन से होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताती हूं कि काफी सारे बंदों को तो ये नहीं पता ये कंठ, तालु, मूर्धा ये कौन सी जगह होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंठ। कंठ क्या होता है? गला। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण कहां से किया जाए? गले से किया जाए। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होगी, जीभ होगी, वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी। कंठ क्या होता है कि जब भी जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उस वर्ण के उच्चारण में हमारी जीभ किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी। बात आती है तालु। तालु होता क्या है? तो जब हम मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलने पर जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला, उसे हम क्या कहते हैं? तालु। ठीक है, बात आती है मूर्धन्य। मूर्धा क्या होता है? देखो जो दांत का अगला हिस्सा होता है ना, दांत के ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे ही जस्ट पीछे होता है हमारा, तो दांत के ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन किसका? पीछे की साइड का, वो क्या होता है? मूर्धन्य। दंत अर्थात दांत, जिन वर्णों का उच्चारण किसके सहायता से, जीभ हमारी किससे टकराए? दांतों से। ओष्ठ, जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों हमारे होठ मिले। ठीक। नासिका, जिन वर्णों का उच्चारण किससे हो? नाक से हो, मतलब ध्वनि कहां से निकले? नाक से निकले। और नासिका में मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, वो वर्ण हमें ऊपर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या होता है कुछ वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा किसी ना किसी भाग से तो जरूर टकराती है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसमें हमारी नाक भी कार्य करती है। अर्थात जो ध्वनि होती है वो नाक के द्वारा निकलती है, इसलिए वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? नासिका। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कंठ तालु। कंठ गला और तालु जहां दोनों का यूज होता है, ऐसे वर्ण। कंठोष्ठ जहां कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है, और लास्ट है दंतोष्ठ जहां दांत और ओष्ठ का होता है। जिह्वा मूल्य और उपदमानीय ये दो अलग से हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आता है हमारा कंठ। कंठ से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन से स्थान से कौन कौन से स्वर का उच्चारण किया जाता है। तो जो कंठ है उससे हमारे स्वर का उच्चारण होता है ए आ। आप बोलकर देखिए ए आ। इसमें जीभ आपके किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, ए आ। ठीक है, नेक्स्ट है तालु। तालु अभी मैंने बताया था, जीभ जो मुंह है उसका ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है? तालु। तो तालु में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई और ई। इनका उच्चारण करके देखिए, जो जीभ होगी वो हमारे ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करेगी, ई ई। नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा मैंने क्या बताया था? दांतों का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ऐसे पीछे होता है, तो पीछे वाले हिस्से को स्पर्श करेगी जीभ, री र। ठीक है ना? नेक्स्ट ओष्ठ, उ उ। इसमें हमारे होठ मिलेंगे। आप उच्चारण करके देखोगे, आपको उच्चारण स्थान तभी समझ में आएंगे, उससे पहले क्लियर नहीं होगा। तो ओष्ठ उ उ।
तालु, ए आई, कंठ मतलब गले से भी और तालु से भी। अब आप सोचोगे ए आई, इसमें तो जीभ का स्पर्श हो ही नहीं रही। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो ए और आई किससे मिलकर बनते हैं ये स्वर, इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जो ए होता है वो बनता है ए और ई से, ए और ई से, ठीक है। ऐसे ही जो आई होता है वो बनता है ए और ए से। ये जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ए स्वर होता है वो दो स्वरों से मिलकर बनता है, ए और ई। आई होता है वो ए और ए। तो ए का कौन सा है हमारा? कंठ से होता है का उच्चारण, और ई का उच्चारण कहां से होता है? तालु से, इसलिए कौन से हो गए? तालु, कंठ तालु, ठीक है। अब देखिए कंठोष्ठ, ओ औ, ठीक है। अब बात वही आती है, कंठ से भी हो और ओष्ठ से भी हो, तो ये भी क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओ बनता है ए प्लस उ, ए प्लस उ से कौन सा स्वर बनता है? ओ। औ बनता है ए प्लस ओ, क्लियर? ए प्लस ओ, तो ये क्या हो गया? कंठोष्ठ वर्ण हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए? सारे स्वर हो गए। अब मैं आपको बता देती हूं, जो अंग और अह दो और बच गए ना, अगर आप जानते हो ऐसे और अह तक लेते हैं तो अंग और अह दो बच गए, तो वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, उनको काउंट किया जाता है व्यंजनों में। इसलिए अंग और अह दो ऐसे वर्ण हैं जिनको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं, क्लियर? कौन से वर्ण कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि स्वरों का उच्चारण कौन कौन से स्थान से किया जाता है, किस स्वर का, ठीक है। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन में 3 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, और लास्ट होता है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। तो मैंने यहां आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने अलग अलग यहां पर कॉलम बनाए हुए हैं। तो मैं आपको एक सूत्र बताती हूं, ठीक है। सूत्र क्या होगा? उसके आधार पर जो आपके स्पर्श व्यंजन है ना 25, वो 25 वर्णों का उच्चारण आप 1 मिनट नहीं लगाओगे करते हुए। सूत्र देखिए, क त ओ मु द, क त ओ मु द, बटे कच पटत, कहता हूं मूद बटे कच पटत। ये एक ऐसा सूत्र है जिसके आधार पर हम जो 25 स्पर्श व्यंजन है उनका उच्चारण बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे हमें। कैसे? देखो, कहते ओ मूद, ये तो क्या है? हमारे उच्चारण स्थान है, ठीक है, कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होगा। और ये क्या है? हमारे वर्ण है, उच्चारण वर्ण। देखिए, क कंठ, क्लियर? क के नीचे क्या है? क है, इसका क का मतलब क्या है? क वर्ग, क्लियर हुआ? क का मतलब क्या है? क वर्ग। और क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ। अब एक बच गया क्या? ये, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो नासिका होती है वो उसमें ऐसे वर्ण आते हैं जो जिसको बोलते समय जिह्वा हमारे मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श तो करती है, लेकिन उस भाग को स्पर्श करते हुए जो उसकी ध्वनि है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसमें नासिका भी कार्य करती है, नाक भी। तो इसलिए ये कौन से में आएगा? नासिका में, क्लियर? तो जो क, ख, ग, घ ये वर्ण है, ये हमारे इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। पता चला ना? कतौ मूद बटे कच पटत, कै के नीचे कै, कैसे कंठ, कैसे कै वर्ग। ऐसे ही देखिए त, तैसे क्या बनता है? तालु, तैसे क्या बनता है? तालु। तालु के नीचे क्या है? च है, च का मतलब च वर्ग, क्लियर? च, छ, ज,
झ और ण, इसलिए ये भी किसमें चली जाएगी, हमारी नासिका में। आप इनका उच्चारण जब खुद करोगे ना तब सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कता ओ, ओ का मतलब ओष्ठ। ठीक है, इसके नीचे क्या है, प है, ओ के नीचे प का मतलब प वर्ग। लिख दीजिए, प, फ, ब, भ, म। लेकिन जो मैं है उसका उच्चारण क्या होता है, म। उसके मतलब मुख से जीभ तो स्पर्श करती है किसी न किसी भाग को, लेकिन उसके साथ साथ जो ध्वनि है वो हमारी कहां से निकलती है, नाक से। इसलिए ये भी किस में चला जाएगा, नासिका में। फिर देखिए, मुंह, मुंह से मूर्धा, मुंह के नीचे क्या है, ट है, ट का मतलब ट वर्ग। लिख दीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। यह भी किस में चला जाएगा, नासिका में। और लास्ट हमारा बचता है द, द से दंत, नीचे है त, त का मतलब त वर्ग। तो त वर्ग लिख दीजिए, त, थ, द, ध, न। ठीक है, त, थ, द, ध, न। न का जो उच्चारण करेंगे हम, तो उसके साथ साथ हमारी जीभ तो किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी, लेकिन जो ध्वनि में हमारी जो नासिका है वो नाक से ध्वनि निकलेगी, तो नाक भी कार्य करेगी, इसलिए किस में चला जाएगा, नासिका में। तो मैं आपको बता दूं कि नासिका के लिए बिल्कुल इजी फंडा क्या है कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा वो किस में चला जाएगा, नासिका में। प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का अंतिम क्या है, ग, च का, ट का, त का और प का, ये। ठीक है, तो ये पांचों हो गए कौन से, नासिका। और इसके साथ साथ मैंने अयोग भाव बताया था, अंग और अह। तो अंग, अंग यानी अनुस्वार, ये बिंदी अनुस्वार की है ना, तो अनुस्वार तो किस में चला जाएगा, नासिका में। कुछ भी बोल लीजिए संशय, तो न की ध्वनि जो अनुस्वार होगा वो न की ध्वनि निकाल रहे हो, न की ध्वनि कहां से निकलेगी, हमारी नाक से। ठीक है, और जो अह था वो किस में चला जाएगा, हमारे कंठ में। विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण जो विसर्ग का होता है वो आधे है के समान किया जाता है। तो आधा है किस में आ रहा है, हमारा कंठ में। क्लियर हुआ। तो जो ये सूत्र है कत ओ मूद बटे कच पटत, इससे 25 वर्ण आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहां से किया जा रहा है। क्लियर। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन। जो य होगा उसका उच्चारण होगा तालु से, र होगा उसका उच्चारण होगा मूर्धा से, ल होगा उसका उच्चारण होगा दंत से, और जो व होगा उसका उच्चारण होगा दंतोष्ठ से। ऐसे ही जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, श श श है का उच्चारण किससे, कंठ से, श का तालु से, श का मूर्धा से और स का दंतव्य। अब आप इनमें क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाते हो बहुत सारे कि इनका श स। तो आप उच्चारण खुद करके देखो। श, इसमें क्या होगी, जीभ हमारी ऊपर टच करेगी। षटकोण वाले में बोलो स, जीभ दांतों के ऊपर वाले हिस्से को टच करेगी, और स, सिंपल स बोलो, दांतों को ही जीभ स्पर्श करेगी। ठीक है, ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है जिह्वामूलीय और उपधमानीय। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। तो क और ख के अगर आगे ये वाले साइन मिले तो वो तो क्या हो जाएंगे, हमारे जिह्वामूलीय, और प फ के आगे ये साइन मिले वो हमारे कौन से वर्ण कहलाएंगे, उपधमानीय। ठीक है, उनका उच्चारण क्या है, वो कौन से वर्ण कहलाएंगे, हमारे उपधमानीय। और इनका तो होगा ओष्ठ से ही, लेकिन आगे ये साइन मिलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, क्या कहलाएंगे, उपधमानीय। और इनका जो उच्चारण होता है जिह्वामूलीय क्या कहलाते हैं, कंठ से नीचे वाला हिस्सा जो होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, कंठ से जिनका उच्चारण किया जाता है उस वर्ण ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंठ। क्लियर। कंठ से
जो जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंठ। तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य। मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य। दंत से बोले जाते हैं उन्हें दंतव्य। ओष्ठ से बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ्य। ठीक है, उसके बाद है नासिका, नासिक्य। उसके बाद है कंठ तालु, कंठ तालव्य। उसके बाद है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ्य। उसके बाद है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ्य। क्लियर? तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे ध्वनि का वर्ण, जो वर्ण ध्वनि है उसके नाम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे जो क है वो कौन सी ध्वनि है? कंठ है। ठीक है, ऐसे ही देखो, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों से है, इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने हैं। इनको आप कैसे लर्न करोगे? इसको श मत बोलो, इसको बोलो तालव्य शकार। कौन सा? तालव्य शकार। यह है हमारा मूर्धन्य शकार और ये है हमारा दंतव्य शकार। अगर आप तीनों को इस तरीके से बोलते हो तो आपको इनका उच्चारण स्थान भी पता रहेगा। तालव्य शकार शलगम वाला आएगा, तालव्य तालु से, षटकोण वाला मूर्धन्य शकार उच्चारण स्थान मूर्धा, दंतव्य शकार उच्चारण स्थान हमारा दांत। क्लियर? मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी, आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। सबसे पहले हमें एक हमारा ये सूत्र याद करना है। इसके बाद अगर आपको ये इस तरीके से क्रम वाइज लर्न होगा ना तो आप स्वर भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आप डाउट में आ जाते हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस वर्ण का अच्छे से उच्चारण कीजिए। जहां आपकी जीभ टकराएगी उसका उच्चारण स्थान भी वही होगा। थैंक यू।